हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे की क्लास को मैं कंटिन्यू करेंगे। इसकी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पॉल्यूशन के बारे में बताया, प्रदूषण किसे कहते हैं, किन कारणों से प्रदूषण होता है, प्रदूषण रोकने के उपाय मैंने आप लोगों को बताया था, प्रदूषण के प्रकार बताया था कि 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। इन 5 प्रदूषण में से 3 प्रदूषण की डिटेल मैंने आप लोगों को बताया था। पहला मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। आज इसी क्लास को अपन कंटिन्यू करके नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का पहला टॉपिक है जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि चारों के उपयोगी जल को अशुद्ध करना, खराब करना, गंदा कर उसे अनुपयोगी बनाना जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है, किन कारणों से जल प्रदूषण हो सकता है? पहला है घरों का वाहित मल मूत्र को नालियों द्वारा पानी में बहाने से। दूसरा है कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी तालाबों में मिलाने से। तीसरा रासायनिक खाद या दवाओं का उपयोग करने से जल प्रदूषण होता है। चौथा कि लहासों या अस्थि फूल को पानी में बहाने से। और पांचवा वाहनों द्वारा तेल रिसाव से, समुद्रों से जो हम नलकूप द्वारा या तेल कुओं द्वारा हम तेल बाहर निकालते हैं और पानी में, जहाजों में, नदियों में जो जहाजें चलती हैं उनसे जो तेल का रिसाव होता है उससे सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रदूषण का मापन, BOD एंड COD। जल प्रदूषण का मापन BOD और COD। तो जल की शुद्धता को नापने वाली इकाई को, जिससे हमें पता चलता कि वह जल शुद्ध है या अशुद्ध, वह जल उपयोगी है या अनुपयोगी है, तो जल की शुद्धता को नापने वाली इकाई को हम BOD कहते हैं। BOD का पूरा नाम होता है, BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग, डिमांड मीन्स मांग। तो जल की शुद्धता को नापने वाली इकाई को हम BOD या COD कहते हैं, जिसमें अभी हम पहले पढ़ेंगे BOD के बारे में। BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, या इसे कहते हैं हम हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग। अब इसकी डेफिनेशन जानेंगे, परिभाषा। तो किसी भी जल के 1 लीटर में, यानी 1 लीटर पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा उस पानी के हानिकारक पदार्थों को अपघटित करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम ऑक्सीजन मांग या BOD कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे बच्चों, 1 लीटर पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा हानिकारक पदार्थों को अपघटित करके नष्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस ऑक्सीजन की मात्रा को हम BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक नॉर्मल या शुद्ध पानी का BOD 1 ppm होता है। याद रखेंगे, जो पीने योग्य वाटर होता है यह 1 ppm वैल्यू होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शुद्ध पानी का BOD मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1 ppm। इसी
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जैविक की जगह हम यहाँ लिखेंगे रासायनिक या कार्बनिक। सेम डेफिनेशन रहेगी, थोड़ा सा शब्द चेंज हो जाएगा। हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में पढ़ा कि 1 लीटर पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव द्वारा हानिकारक पदार्थों को, और अब हानिकारक पदार्थ के नाम पर हम लिखेंगे कार्बनिक पदार्थों को। तो सीओडी का पूरा नाम क्या हुआ बच्चों? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या कार्बनिक ऑक्सीजन मांग। और परिभाषा है कि जल के 1 लीटर मात्रा में या पानी के 1 लीटर मात्रा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को, एक नया शब्द जुड़ जाएगा कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए, अपघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को सीओडी कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे अब हम लोग विकिरण प्रदूषण के कारण एवं उपाय। क्या होता है विकिरण प्रदूषण, इसके कारण और उपाय के बारे में आप जानेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में बताया था विकिरण प्रदूषण हानिकारक रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे थोरियम, यूरेनियम, प्लेटिनम, इन धातुओं के नाभिकों के टूटने से हानिकारक किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा और एक्स किरणें। ये बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। इनकी भेदन क्षमता, पार करने की क्षमता ज्यादा होती है। इन किरणों की आवश्यकता से अधिक होने के कारण कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ द्वारा या नाभिकीय विखंडन की क्रिया द्वारा हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को विकिरण प्रदूषण कहते हैं। अब इसके हम कारण और उपाय देखेंगे। कारण, क्या क्या कारण है विकिरण प्रदूषण के? कारण पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला कारण है इसका, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण पढ़ाया था, जिसमें कुछ टॉपिक जो है सब में सेम आती है। पहला अशिक्षा, यानी आज भी समाज हमारा शिक्षित नहीं है, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता कि हम किन चीजों को का दुरुपयोग कर रहे हैं और विकिरण प्रदूषण हो रहा है। तो समाज का अशिक्षित होने के कारण भी विकिरण प्रदूषण ज्यादा होता है। सेकंड है जो कॉमन है सब में, जनसंख्या वृद्धि। लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है बच्चों, इसलिए हमें ऊर्जा शक्ति की ज्यादा आवश्यकता हो रही है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत हो रही है, जिसके कारण नाभिकीय विखंडन किया जा रहा है और ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ऊर्जा तो हमें मिल रही है, लेकिन नाभिकीय विखंडन के कारण अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरणें निकल रही जो कि रोग उत्पन्न करती है। थर्डली कॉमन है, हर में काम आएगा, वृक्षों या वनों की कटाई। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शहरीकरण का निर्माण हो रहा है, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों को नष्ट करता जा रहा है, जिसके कारण इनमें विकिरणों का अवशोषण नहीं हो पा रहा और विकिरण प्रदूषण हो रहा है। चौथा परमाणु परीक्षण या परमाणु बम का निर्माण। परमाणु परीक्षण करने या परमाणु बम बनाने के कारण भी विकिरण प्रदूषण हो रहा है। और पांचवा है अत्यधिक ऊर्जा शक्ति, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्ति। जनसंख्या बढ़ रही है, ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, अर्थात ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन किया जा रहा है, जिसके कारण विकिरण प्रदूषण हो रहा है। अब इसके उपाय, जो कारण है बच्चों उसी पर हम रोक लगाएंगे, वो उसका उपाय हो जाएगा। पहला अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं है, विकिरण प्रदूषण हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, जन जन को, हर एक व्यक्ति को, समाज को शिक्षित करेंगे
जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि हर प्रदूषण का मुख्य कारण है। जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी तो हमें ऊर्जा की खपत भी कम होगी, जिसके कारण हम विकिरण प्रदूषण नहीं करेंगे। थर्ड, वृक्षों या वनों की कटाई पर रोक लगाना, जिससे के कारण वातावरण शुद्ध रहे। फोर्थ, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। फिफ्थ, परमाणु परीक्षण या परमाणु बम निर्माण पर रोक लगाना। ये सारे उपाय हैं जिसके कारण हम विकिरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विकिरण प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पहला है विकिरण प्रदूषण का पहला जो दुष्परिणाम है वो है सबसे भयानक रोग इससे होता है कैंसर। इससे जीव जंतुओं में कैंसर की बीमारी हो रही है। सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल, इस पार्ट में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा ग्लोबल वार्मिंग। वैसे आपने मैथ में भी पढ़ा है वार्मिंग, यानी वातावरण का आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाना, तापमान बढ़ जाना, ये एक समस्या। थर्ड समस्या है गर्भपात हो जाना। महिला जो प्रेग्नेंट है उसका गर्भपात हो जाना, उसका मिसकैरेज हो जाना। फोर्थ है नपुंसकता। नपुंसकता का मतलब होता है कि माता पिता का संतान उत्पन्न करने की क्षमता का कम हो जाना। और फिफ्थ है अपंग संतान पैदा होना, अपंग संतान। तो विकिरण प्रदूषण का बहुत भयंकर दुष्परिणाम, कैंसर जैसी भयानक बीमारी जो आजकल आप लोग सुन रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु खत्म होने को आई है और ठंडी ऋतु शुरू होने वाली है, फिर भी वातावरण कितना गर्म है, ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है। इसके बाद गर्भपात, कई महिलाएं संतान उत्पन्न नहीं कर पाती, उनका मिसकैरेज हो जाता है, नपुंसकता आती है और अपंग संतान पैदा। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक है आपका बच्चों पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के कारण और दुष्परिणाम। लगभग सभी प्रदूषण जो हमने पढ़ा है उसके कुछ कॉमन कारण है जो मैं लगातार आप लोगों को बताते जा रहा हूं। कारण आप लोगों को तो याद करना चाहिए। पहला है अशिक्षा, हम शिक्षित नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमारी किन क्रियाकलापों से वायु प्रदूषण हो रहा। हम कचरा जला दे रहे हैं, लकड़ी जला दे रहे हैं, कोयला जला दे रहे हैं, पेट्रोल जला दे रहे हैं, गाड़ियां लगातार यूज कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। सेकेंड, जनसंख्या वृद्धि, आपको मालूम ही है लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। थर्ड, ये भी कॉमन है, हर किसी में आता है, वृक्षों एवं वनों की कटाई। लगातार वृक्ष और वनों की कटाई हो रही है बच्चों, जिसके कारण ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और वायु प्रदूषण हो रहा है। फोर्थ है वायु प्रदूषण का कारखानों का धुआं, से उत्पन्न धुआं के कारण भी क्या हो रहा है बच्चों, वायु प्रदूषण। पांचवा, यातायात के साधनों से भी जो धुआं उत्पन्न हो रहा है उससे वायु प्रदूषण हो रहा है बच्चों। फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गोबर के कंडे, लकड़ियां, इन सारी चीजों को हम ईंधन के रूप में यूज करके जला रहे हैं और इनको जीवाश्म ईंधनों के जलाने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अब इसके उपाय, तो जो कारण है उसमें हम क्या कर देंगे, रोक लगाएंगे तो वो उसका उपाय हो जाएगा। पहला अशिक्षा था, हम क्या करेंगे, पूरे समाज को, लोगों को शिक्षित करेंगे, उन्हें बताएंगे कि कौन सी गैस यूज करनी चाहिए, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम को डायरेक्ट जलाने से क्या हो सकता है। सेकंड, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे तो ऊर्जा की ज्यादा खपत नहीं होगी तो वायु प्रदूषण कम होगा। वृक्ष एवं वनों की कटाई पर रोक लगाने से, कारखानों से उत्पन्न जो धुआं होता है उसकी चिमनियों को अधिक ऊंचा करने से, वाहनों में जो हम ईंधन यूज करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, इसकी जगह पर हम शुद्ध ईंधन जैसे सीएनजी गैस और एलपीजी गैस का उपयोग करें ताकि हमारा वायु प्रदूषण
ना हो, यातायात के साधनों का कम उपयोग करना चाहिए। जैसे 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति एक ही स्थान पर जा रहे हैं और 6 वाहनों से जा रहे हैं, तो उन्हें कम से कम वाहन में एक दूसरे की मदद करके जाना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण कम हो। आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, छठवां टॉपिक, प्रमुख वायु प्रदूषकों के नाम। कौन कौन से प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं? तो पहला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और पांचवा है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। छठवां है रासायनिक धुंध। रासायनिक धुंध। तो प्रमुख प्रदूषक तत्व ये 6 हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम केवल कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और एक ऑक्सीजन है इसमें, इसको मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक सबसे खतरनाक और हानिकारक वायु प्रदूषक तत्व है। यह विषाक्तता यानी शरीर में जाकर दम घुटने वाली क्रिया को उत्पन्न करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, गोबर के कंडे, यातायात के वाहनों से निकलने वाले धुएं में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है और ब्लड यानी रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, ये लाल रंग का वर्णक होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन पढ़ चुके हैं, जो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन को कैच कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और क्रिया करके बनाता है HbCO, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को पकड़ लिया, घेर लिया चारों तरफ से, तब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड का कुप्रभाव। सेकेंड टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड का कुप्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड की जीवाश्म ईंधनों, कोयला, पेट्रोलियम, गोबर, लकड़ी, यातायात के साधन, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं, इन सारी चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायदेमंद भी है और हानिकारक। अगर इसकी सीमित मात्रा वातावरण में रहती है तो ये फायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि क्लोरोफिल युक्त हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लगातार अपना भोजन बनाते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। लेकिन मानव की लापरवाही के कारण, पेड़ पौधों को काटने के कारण, वनों को नष्ट करने के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या क्या दुष्परिणाम है? पहला कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। सेकेंड कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से हमारा वातावरण आवश्यकता से अधिक गर्म हो रहा है, जीव जंतु जलकर गर्मी से नष्ट हो रहे हैं। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलने लग रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से पेड़ पौधों को, जीवों को ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीष्म ऋतु का समय बढ़ता जा रहा है, गर्मी के कारण ग्लोबल वार्मिंग की संभावना बढ़ती जा रही है और जीव जंतु गर्मी से मरते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होने से जीव का दम घुट रहा है। इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले जल प्रदूषण का स्रोत बताना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BOD और COD क्या है, इसका पूरा नाम बताना है। इसके अलावा
और YouTube वीडियो आपको देखना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना नाम देना। ओके, थैंक यू बेटा।